ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो प्रयुक्त होते हैं एक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके सुझाव के अनुरूप इसका लघु रूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहे हैं। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है, जिसे तारा भी कहा जाता है। यह तारा बलम पर इसे तारा बलम के नाम से जाना जाता है। नक्षत्र को तारा भी पुकारते हैं। यह तारा बलम के नाम से जाना जाता है और मूलतः यह नवतारा चक्र पद्धति पढ़ाता है। जब चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आज के बारे में जानते हैं और नवतारा चक्र सभी ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में नवतारा चक्र से देखते हैं तो सभी ग्रहों के बारे में पता चलता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में यह प्रस्तुति काफी लाभदायक, रोचक और ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी भी। तीसरा भाग जन्म राशि से संबंधित है, इसे चंद्र बलम कहते हैं। यह चंद्रमा जिस राशि में हुआ करता है, भ्रमण आज कर की राशि, आज का भ्रमण की स्थिति तथा जन्म कुंडली की स्थिति दोनों को मिलान कर इसे निकाल। चर्चा प्रस्तुति में चौथा भाग काफी उपयोगी, आज का चौघरिया। चौघरिया एक प्रकार का मुहूर्त होता है, जो एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी अधिक है। यह दैनिक कार्यों से लेकर पूजा पाठ, जब तब साधना, नए कार्य का शुभारंभ जो पहले कभी नहीं हुआ, ग्रहों से संबंधित कार्य और कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, उन सभी के लिए यह उपयोगी होता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंकों की मदद से हम बढ़ते सुनते हैं। अंक हमारा पीछा करते हैं, अंक हमारे हम वो अंक को हम पीछा करते हैं। अंक हमारे साथ कभी कभी आंख मिचौली का भी खेल खेलते हैं, कभी सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, कभी नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और हम यही समझते हैं कि अंक हमारे साथ कुछ खेल खेल जाते हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है। कुछ अंकों को हम ऐसे अंकों को सूचित कर लेते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए हो। तो अंकों को पहचानना बहुत आवश्यक है और ये इसी उद्देश्य से अंकों को पहचानना, अंकों को सही उपयोग करना और इसे समझना इस प्रस्तुति का मुख्य मकसद। साथ ही साथ आज के अंक विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म देने वाले, यानी आज का जो अंक है किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जो जन्मित लोगों के लिए शुभता के क्या संकेत लेकर आया है, वह इस प्रस्तुति में। तो इस प्रकार पांचों प्रस्तुति, पांचों भाग प्रस्तुति जो है महत्वपूर्ण, रोचक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी होने वाला है। इसलिए आप कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ बने रहेंगे और प्रस्तुति का लाभ उठाकर ज्ञान अर्जन कर, खुद ज्ञान अर्जन कर, उसको अथवा सही उपयोग कर अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं तक इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि उनके भी जीवन में शुद्धता आ सके, वे भी
अपने जीवन को अधिक सफल बना सकते हैं। पंचांग में आगे बढ़ने के पूर्व थोड़ी सी चर्चा पंचांग की महत्ता पर। पंचांग जो आम हम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि यह शुभ अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु यह उससे बढ़कर है। जो हम जानते हैं सही, किंतु इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में और भी अधिक। पंचांग व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह हम सबका आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग को पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। चलिए प्रस्तुति के दैनिक पंचांग की जो प्रस्तुति है उसके पहले भाग में अब आपको दे चलते हैं श्री राम का उद्घोष करके। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका पहले भाग में। दैनिक पंचांग के पहले भाग में आपका स्वागत। आज का दिनांक 22 नवंबर 2025, माह माघ शीर्ष पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व बसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 6:12 पर, सूर्यास्त 4:59 पर। आज सनराइज at 6:12 a.m. and sunset at 4:59 p.m. आज का दिशा शुभ पूर्व है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में शुभ करना। पंचांग के पांचों अंक। तिथि आज का वार शुभ शनिवार। तिथि संध्या 5:11 तक द्वितीय, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद तृतीय, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 4:47 तक ज्येष्ठ, उसके बाद मूला। योग दिन के 11:30 तक सुकर्मा, उसके बाद तृतीय। करण संध्या 5:11 तक कौलव, तत्पश्चात कल प्रातः 6:19 तक तैतिल और फिर कर। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन कर भोलेनाथ का वास जानते हैं और उनके सूत्र। जय भोलेनाथ। ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। तो जब तक द्वितीय तिथि है, यानी संध्या के 5:11 तक, तब तक भोलेनाथ माँ गौरी के सानिध्य, जो कि शुक्र। तत्पश्चात भोलेनाथ सभा स्थल पर जाते हैं, जो शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:14 से 11:57 तक। अमृतकाल प्रातः 6:56 से 8:43 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:23 से 2:06 तक। गोधूली बेला संध्या 4:59 से 5:25 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:09 से मध्य रात्रि 0:02। तो ये रहे पंचांग के पांचों, सॉरी, ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। रात्रि में किए जाने वाले पांच पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, साधना आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:54 से 10:15 दिन तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ करता है। गुलिक काल प्रातः 6:12 से 7:35 तक। यमगंड अपराह्न 12:56 से अपराह्न के ही 2:17 तक। और वर्ज्य मुहूर्त देर रात्रि 1:40 से पूर्व के पूर्व 3:27 तक।
गंडमूल प्रातः 6:12 से कल के प्रातः तक और उसके तत्पश्चात जब भी कोई भी मुहूर्त एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक रहता है उसे अहोरात्रि कहते हैं। तो गंडमूल आज अहोरात्रि। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। चंद्रदेव की अस्त जो अस्त की अवस्था थी वो समाप्त हो। ये वृश्चिक अपनी नीच राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और अंश के अनुसार यदि देखें तो बुध देव, बृहस्पति देव और शनि देव अपनी वक्रत्व स्थिति के कारण अंशों का ह्रास करते हुए ये बाल्यावस्था, वही सूर्यदेव बाल्यावस्था से निकल चुके हैं। चंद्रदेव बाल्यावस्था में जाने वाले हैं। वृद्धावस्था में जाएंगे फिर बाल्यावस्था। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन भी है। मंगल देव अस्त चल रहे हैं। बुध देव बकरी और अस्त दोनों है। बृहस्पति देव बकरी हैं और शनि देव भी बकरी। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी ही राशि में मंगल देव और शुक्र देव 2 ग्रह। कुल ग्रहों की स्थिति को देखा जाए शक्ति को तो मंगल की राशि में 4 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल देव खुद और बुध देव लगातार। देवता ग्रुप के ग्रहों का एक जगह अग्नि राशि में बैठना खास करके मंगल देव के ये में क्रोध को नियंत्रण रखने को कहता है, आवेश को, क्रोध को। क्योंकि बुध अस्त है वह भी वहां है और बकरी भी। मंगल देव खुद अस्त और अपनी ही राशि में। इस प्रकार सूर्य चंद्रमा का भी अस्त, सूर्य चंद्रमा का साथ होना, साथ में मंगल का होना। चंद्रमा जो मन का कारक है वह सैंडविच होता है। मन के अनुसार कार्य नहीं होते हैं। मन जो है व्यथित होता है। और चूंकि सूर्य मंगल से दोनों से चंद्रमा दबे हुए हैं इसलिए सावधानी चाहिए। नक्षत्र के अनुसार ये ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह है, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह है, सम नक्षत्र में 5 ग्रह है, स्व नक्षत्र में 1 ग्रह। बृहस्पति के नक्षत्र में 5 नक्षत्र हैं। बुध देव के नक्षत्र में 2 है। शुक्रदेव और शनि देव के नक्षत्र में 1 1 ग्रह है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु ये स्वतंत्र है। आज का राशि परिवर्तन जो चंद्रमा का होगा वह 4:47 अपराह्न में होगा, संध्या के पूर्व। और मंगल देव 25/4/2026 तक अस्त रहने की संभावना। ये रहे हमारे पहले भाग के प्रश्न। अब आपको दूसरे भाग में हम ले चलते हैं जो महत्वपूर्ण है। इसे ताराबलन कहते हैं। आपके समक्ष एक सारणी प्रश्न जो चंद ताराबलन के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वे उन नक्षत्रों के नाम है जिसमें चंद्रमा गोचर कर। ताराबलन के नीचे वे नक्षत्र हैं जो जन्म कुंडली में चंद्रमा। इस प्रकार आपके समक्ष जो सारणी है दोनों को मिला जब मिलाते हैं तो वह सूची बनती है आज की शुभता के बारे में विभिन्न नक्षत्रों के। यानी किसी भी जातक का जो जिस नक्षत्र में हुआ है उसके समक्ष हॉरिजॉन्टल कॉलम को भी देखें। जहां क्रॉस होता है वह आज का फल।
कुल 9 स्थितियां बन सकती है जब आपका तारा आज का जन्म में हो, संपत में हो, विपत में हो, छह में, प्रत्यरी में, साधक, मैथन, मित्र, अतिमित्र। जब भी आपका आज का तारा संपत, छह, साधक, मित्र और अतिमित्र में हो तो ये शुभकारी होगा। जन्म, विपत, प्रत्यरी और नैथनी में होने से अशुभकारी। शुभकारी स्थिति में आप योजनाबद्ध तरीके से सभी कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। शुभता लाना, अपने कार्य में शुभता को बढ़ाने हेतु और शुभता प्राप्त करने हेतु। किंतु जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनी में यदि आपका का तारा होता है तो दैनिक कार्य में सावधानी बरतें। साथ ही साथ कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, इंतजार करें अच्छी तारा के आने, शुभ तारा के उस स्वागत करने के का इंतजार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको यह भी बता दें कि तारा बलन मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, इसके नक्षत्र के कौन पर फल कैसे देंगे, इसलिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया गया 9 नक्षत्रों के समूह में 3 श्रेणियां बनी। पहला से 9वां एक श्रेणी नक्षत्र, 10वां से 18वां दूसरा श्रेणी और 19वां से 27वां तीसरा श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला नक्षत्र जो हर श्रेणी में से हुए यानी पहला, 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व केतु देव हो गया। उसी तरह से दूसरा, 11वां और 20वां शुक्र के स्वामी, शुक्र उनके स्वामी बने और सूर्य बने 30 से 12 में और 21 में नक्षत्र। उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध हुआ चौथे, 13वें और 22वें नक्षत्र से। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र के स्वामित्व बुध देव को मिला। और यह सूची इस प्रकार है। अब इस सूची से फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जातक का जन्म, चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंजी में हो, जातक का उसी नक्षत्र में जन्म हुआ और उनके स्वामी जो होते हैं, जातक का जन्म उसी महादशा में होता है, उन्हीं की महादशा में। पिछले जन्म में उनकी मृत्यु भी इसी महादशा में हुआ होता है। इसलिए जन्म कुंडली में जब भी आप बनाएंगे तो महादशा की सूची जब आएगी तो यह विभिन्न सॉफ्टवेयर विभिन्न तरीके से लिखते हैं। कोई रेसिडुअल पार्ट लिखता है, कोई भोगांश बचे हुए भोगांश, शेष भोगांश और अवधि देता है। वह अवधि ग्रहों की महादशा की अवधि जो है उसमें से पिछले जन्म में जो भोग लिए जाते हैं उसको घटाकर शेष अवधि होती है और वही अवधि इस जन्म में भोगना पड़ता है हार में। तो संक्षेप में कहें कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है उस ग्रह को पकड़ते हैं और वहीं से गणना आरंभ करते हैं पहला ग्रह वहां। और पहला ग्रह पीड़ादायक होता है, शुभ अशुभ दोनों देता है लेकिन पीड़ादायक ज्यादा होता है। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ फलदायी होते हैं और पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां अशुभ फलदायी होते हैं। इसलिए किसी भी कार्य का निष्पादन हम शुभ ग्रहों के दशा महादशा में यदि योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो शुभता की अपनी संभावना ज्यादा होती है। वहीं यदि हम अशुभ तारे के ग्रह के ये भी करें तो हमारे लिए संभावना अशुभता की संभावना ज्यादा होती है और शुभता तो संभव ही नहीं है। तो वैसी स्थिति में ग्रहों को हम का नाम जान गए, कौन कौन ग्रह शुभ होंगे, कौन कौन अशुभ। हम योजनाबद्ध तरीके से अपने पूरे जीवन काल का
डायरी बना सकते। ग्रहों के जन्म कुंडली में ग्रह कैसे फल देंगे यह भी जान सकते। साथ ही साथ जो अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जातक पैदा जन्म लिए हैं वह हमारे लिए अशुभकारी हो सकता है। अब उनसे जैसा भी संबंध बने हमारे लिए शुभकारी नहीं हो सकता। यदि बिजनेस पार्टनर हमको करना है तो ऐसे व्यक्ति से करें जिनका जन्म हमारे लिए शुभ ग्रहों के नक्षत्र में हुआ है, जो शुभ फलदायी है। और यदि वह दूसरा ग्रह के नक्षत्र होते हैं उन्हें जन्म हुआ होता है तो वह और अधिक फलदायी होता है, क्योंकि वह संपत्ति के कारक है। उसी तरह जन्म कुंडली में संपत्ति के ग्रह जो बनते हैं यदि उनसे संबंधित कार्य किए गए तो संपत्ति की संभावना ज्यादा बनती है। और यही वजह है कि यह नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता काफी है, पूरे जीवन पर्यंत के लिए काफी है इसकी उपयोगिता। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति पर हम अलग से भी वीडियो डालें और आपको यह समझना जरूरी, ताकि केवल आप अपने लिए शुभकारी नहीं बने, आप अपने निकट संबंधियों के भी बने, सभी के लिए बने, यही मेरी कामना है। इसलिए वीडियो को जरूर देखें और सुझाव भी दें। तो चलिए वापस अब चलते हैं, आज का तारा क्या क्या है। आज का तारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, आरंभ होता है चंद्रमा का 4:47 तक चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होते हैं। उसके बाद वे मूला नक्षत्र में जाते हैं। तो जातक का जन्म यदि जिस नक्षत्र में हुआ है वह देखे अपनी सूची से कि उसका फल आज कैसा है। दो तरह के फल हो सकते हैं, 4:47 के पूर्व और 4:47 के बाद। यदि जातक का जन्म भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ होता है, आज का दिन उनके लिए ज्यादा शुभकारी है, क्योंकि पहला भाग मित्र और दूसरा भाग अति मित्र होता है। वहीं यदि जातक का जन्म कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा में होता है तो पहला भाग नैधन्य है, दूसरा भाग मित्र। रोहिणी, हस्ता या श्रवण नक्षत्र में पहला भाग ही नैधन्य, दूसरा भाग नैधन्य, और इस प्रकार हम फलित देखते हैं। जातक का जन्म यदि पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ होता है तो पहला भाग विपद का है, दूसरा भाग क्षेम का है। तो इस प्रकार यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी हो सकती है। आप इसको समझें, अपने जीवन में इसको अपनाने का प्रयास करें। हाँ, यदि आपके, जैसा हमने आरंभ में कहा था, यदि आपका आज का तारा अशुभ फल दे रहा है तो कोई भी उपाय करने का जोखिम नहीं, क्योंकि अशुभता अगर हुई तो आपके लिए लॉस ही हो सकता है। जो उसका जो हम उपाय आपके समक्ष रख रहे हैं यह शुभकारी है या नहीं है, इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हम प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए हम कोई जोखिम लेने के लिए भी नहीं करते। क्योंकि आपका जो समय है इस आज के दिनों में, इस कलयुग में, वो महत्वपूर्ण है। कोई भी जोखिम लेकर अच्छे कार्यों में, अच्छे जो इसमें शुभ फल हो सकते हैं, उसको अशुभता में बदलने का प्रयास करना शुभ नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको यही सलाह देंगे कि आप इन जो उपाय हैं कि तारा में, जन्म में तारा है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में है तो गुड़ का दान, प्रत्यरी में है तो नमक का दान, और नैर्धन्य है तो प्याज बहुत मजबूरी हुई तो तिल से 100 का। ये जो परिहार है यह पुष्ट है, इसलिए इसका उपयोग। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको तीसरे भाग में लेकर चलते हैं। आज का राशि के अनुसार चंद्रमा क्या संकेत दे रहे हैं, शुभता और अशुभता। फिर इसे हम जन्म राशि के अनुसार देखते हैं
और चंद्रमा का राशि के गोचर से संबंध होता है। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन 4:47 होता है, जब वो वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में जाए, शुक्र की राशि। तो सावधानी, इसे चंद्र बलन कहा जाता है। सावधानी यह है कि चंद्रमा की राशि अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही फलित देखें, लगन या सूर्य की राशि या कोई भी अन्य राशि से। पहले भाग में जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ ये शुभता के संकेत देते हैं। वहीं उसके बाद धनु राशि में जाने पर चंद्रमा मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत देते हैं। शेष राशि वाले जातक पर सावधान रहे, ईश्वर की का ध्यान रहे, इस देव का ध्यान। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको चौथे भाग में लेकर आते हैं। चौथा भाग नहीं नहीं, ये चौघरिया से संबंध है। चौघरिया एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी को कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया गया, चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो, ग्रहों से संबंध हो, दैनिक कार्य हो, या वैसे सभी कार्य जो ग्रहों से संबंध हो या जो उसमें हम शुभता की अपेक्षा। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया या नहीं देखना चाहता, तो कम से कम अपने कार्य में शुभता लाने हेतु चौघड़िया अवश्य देखें। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए चौघड़िया की उपयोगिता पर हमने दो दो वीडियो आपके लिए डाला है यूट्यूब में। चौघड़िया की उपयोगिता अंग्रेजी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, और चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी। संक्षेप में यहां बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ है और सातों चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से संबंधित। 8वां चौघड़िया जो होता है वो जो आदि का चौघड़िया प्रतिदिन का होता है, अंत का चौघड़िया को करता है। इस प्रकार सातों चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और सातों साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, इसलिए सातों ग्रह इसलिए सातों ग्रह सबका संबंध चौघड़िया से हो जाता है, और ये सातों ग्रह विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध उनके कार्यों से संबंध भी चौघड़िया का होता है। ग्रहों का संबंध, ग्रह के कार्यों से संबंध सभी चौघड़िया से होता है, और इस प्रकार चौघड़िया काफी उपयोगी होता है। चौघड़िया का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो चौघड़िया को हम करने जा रहे हैं, कहीं वो चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। यदि अशुभता से अधिव्याप्त हो तो उस चौघड़िया का परित्याग उस दिन के लिए करना चाहिए और शेष चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए। अपने अनुभव और अपने अनुसंधान से हमने पाया है कि दिन का चौघड़िया में शनि का चौघड़िया, क्योंकि दिन सूर्य का होता है और शनि और सूर्य में कटुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। कुल 3 तरह के दिन में ये होते हैं, अशुभता से स्थिति होती है। पहला काल बेला, राहु काल और वार बेला। तो शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित रहता है। शनि का चौघड़िया में कहा गया है कि कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन दैनिक वृत्ति से संबंधित कार्य जरूर करना चाहिए। यही वजह है कि चूंकि वह काल बेला से प्रतिदिन ग्रसित है। दूसरा, चंद्रमा रात्रि के से संबंध है उनका, इसलिए रात्रि का चौघड़िया में बुध का जो चौघड़िया होता है, क्योंकि बुध की जो कटुता चंद्रमा से हुआ करती है, इसलिए बुध का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित प्रतिदिन।
और इसलिए दिन का नहीं, बुध का चौघड़िया रात्रि का काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस प्रकार चार अशुभता की स्थिति अधिव्याप्त होती है। दिन में ऐसा भी होता है कि दो चौघड़िया एक ही अशुभता, दो अशुभता एक ही ग्रह पर, एक ही चौघड़िया पर, यह हमने पाया है। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज शनिवार है, आज चौघड़िया देखेंगे। तो चूंकि शनिवार का चौघड़िया आरंभ होता है, और जो आरंभ चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है, और शनि का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित होता है। इसलिए आज दो दो दोनों आदि और अंत का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित, और राहु काल और बाल बेला से भी चौघड़िया सुरता से व्याप्त। वही रात्रि का चौघड़िया भी लाभ चौघड़िया से आरंभ होता है। लाभ चौघड़िया रात्रि को असुरता से व्याप्त होता है, तो वह भी असुरता से व्याप्त है। और इस प्रकार दो चौघड़िया रात्रि का, चार चौघड़िया दिन का। सबसे ज्यादा चौघड़िया असुरता जो दिन से अधिव्याप्त होता है वो शनिवार का ही, क्योंकि छह चौघड़िया असुरता से व्याप्त होता है। तो ये रहे आज के चौघड़िया से संबंधित जानकारी। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी। अंतिम भाग में आपका स्वागत है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज अंक को कैसे पहचानें। तो अंक को पहचानने के लिए याद रखें, 1 से 9 तक के अंक होते हैं जो कि अंक ज्योतिष में प्रयुक्त होते हैं, वो भी सिंगल डिजिट। और जब 1 से 9 अंकों को हम पहचानते हैं, पहचाने के क्रम में हम यह आपको बताते चले कि शून्य को गणना में नहीं लिया, इसलिए 1 से 9 अंक ही महत्वपूर्ण है। और पांचवा अंक को देखेंगे आप तो यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पांचवा अंक अपने से आने वाले विभिन्न अंगों को, विभिन्न अंकों को और बाद में प्रयुक्त हुए अंकों को संतुलित कर रखता है। 1 से 9 अंक जो होते हैं इनके शासक ग्रह अलग अलग। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 का बुध, 6 का शुक्र, 7 का केतु, 8 का शनि, 9 का मंगल। इन ग्रहों में का विशेष तत्व होता है, विशेष ऊर्जा होती है इन ग्रहों में। इसलिए ऐसी संभावना रहती है कि जो अंक हमारे साथ मिसिंग है, नहीं है, हम उन तत्वों से, उन ग्रहों के तत्वों से हम वंचित हैं। और जो अंक हमारे पास 2 बार से ज्यादा जिसकी पुनरावृत्ति हुई है, वे भी असंतुलित हो, तो वह भी हमारे लिए अशुभता का कार्य करता है, परेशानी का कार्य करता है, बाधक का काम। तो अंकों को पहचानना जरूरी है कि कौन से अंक हमारे मिसिंग है, कौन से अंक हमारे लिए शुभकारी है, और कौन से अंक अशुभकारी। अंकों की और ग्रहों की उपयोगिता के अनुसार अंकों की दुनिया में विभिन्न अंकों को, 1 से 9 तक के अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार या अपने बॉस से जो कार्यस्थल पर काम करते हैं। दूसरा रानी या पार्टनर से। तीसरा, 3 नंबर, गुरु या सलाहकार से। 4, शरारती तत्वों से जिनके स्वामी राहु बनते हैं, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से। 5, राजकुमार से, संतान से। 6, मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से। 7, धर्मगुरु से। और ऐसे व्यक्तियों से जिनसे जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो, पूर्वाभास। 8, अधीनस्थ समाज के नीचे तबके के लोगों से, अधीनस्थ हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, कर्मचारियों से, और साथ ही साथ न्यायालय से। 9, सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और पुलिस। तो ये रहे हमारे अंकों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। हमने उदाहरण के तौर पर एक जन्म तिथि लिया है। यहाँ बताते चले, ईश्वर जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर कुछ अंक देते हैं उपहार के रूप में। और वो अंक हमारे लिए शुभकारी या शुभकारी दोनों को कैसे पहचाने।
तो जब हम जन्म लेते हैं अंक ज्योतिष में, तो हमारे पास जन्म तिथि के रूप में, जिसमें तिथि माह और वर्ष हुआ करता है, वह अंक आता है। तिथि माह एक अंक या दो अंकों का हो सकता है, और वर्ष एक अंक का। वर्ष चार अंकों का होता है। तिथि माह एक या दो अंकों का होता है, और वर्ष चार अंकों। इन चूंकि अंक ज्योतिष का यह सूत्र है कि एकल अंक ही अंक ज्योतिष में उपयुक्त होगा, और जब भी कोई अंक एक अंक से ज्यादा अंक हमारे पास आएंगे, यदि दो या दो से ज्यादा, तो उनको उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, और तब उसका उपयोग। तो आज के अंक में यदि देखिए, तो 22/11/1989 एक जन्म तिथि हमने लिया है, और यह गूगल से लिया है। इसका उपयोग केवल सीखने सिखाने के उद्देश्य से है, न कि कोई भविष्यवाणी करने या इस पर कोई आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं। तो आज का तिथि 22/11/1989 है। यदि हम इसको एकल अंक में सभी अंकों को बारी बारी से परिवर्तन करें, तो 22 का 4 बनता है, 11 महीने का 2, और वर्ष का 9। इन सभी को जोड़ते हैं तो 15 होता है, और इनको एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो 6 होता है। तिथि हमारा जो है आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, और ये इसे मूलांक भी कहते हैं, ड्राइवर। तो आज का तिथि जो है मूलांक 22 है। 22 यानी 4। यहां आपको बताते चले 11, 22, 33, ये सभी मास्टर नंबर कहे जाते हैं। वही 13, 16, 19, 13, 16, 13, 14, 16, 19, ये चार तिथियां होती है, जो कार्मिक के पिछले अंक पिछले जन्म से कुछ ऋण लेकर आते हैं। तो ये सभी तिथियां जो है, जो आपके समक्ष है, तिथि और माह को जब जोड़ते हैं और एकल अंक में परिवर्तित करके उसे जब जोड़ते हैं, वह अंक बताता है हमारे बाहरी व्यक्ति। मूलांक जो तिथि है केवल आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, और मूलांक और भाग्यांक बाहरी व्यक्तित्व। तो आज का यदि हम देखें, तो मूलांक 4 बनता है, भाग्यांक 6 बनता है। ड्राइवर 4, कंडक्टर 6। मूलांक को ड्राइवर भी कहते हैं, भाग्यांक को कंडक्टर भी कहते हैं। तो ड्राइवर और कंडक्टर क्रमशः 4 और 6 होते हैं। एंजल नंबर या कुआं नंबर जिसको कहते हैं, वह भी 4 है, और साथ ही साथ 6 अंक होता है, जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व। ये सभी चिर होते हैं, स्थायी होते हैं, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन यह सिद्धांत है ज्योतिष का कि मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं हो। साथ ही साथ मूलांक और भाग्यांक का कहीं भी शत्रु अंक जो भी हो, उसका उपयोग न हो। तो आप जानना चाहेंगे कि हमारे शत्रु अंक कौन कौन है, लेकिन इसके पूर्व आप यह जानिए कि अगर मान लीजिए 4 और 6 आपस में मूलांक और भाग्यांक शत्रु अंक, तो फिर हम इसे न्यूट्रलाइज कैसे करें। शत्रु अंक जब भी होगा, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर ही अगर अगर बेस में जाने, तो ड्राइवर और कंडक्टर किसी बस का में आपस में शत्रुता का संबंध है, तो बस का चलना मुश्किल है। और यही वजह, यही स्थिति व्यक्तिगत लाइफ में भी होता है। यदि ड्राइवर और कंडक्टर का अंक आपस में शत्रु अंक निकल गए, तो जीवन आरंभ से ही स्ट्रगल देता है। और इसका उपाय क्या है? ड्राइवर कंडक्टर आपस में शत्रु, इसका उपाय, यदि हम कोई ऐसा अंक सृजित करते हैं जो कि अब ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक नहीं हो सकता, इसलिए उन अंकों को हमें सृजित करना होगा, ताकि हम उस अंक से फायदा उठा सकें। और वह अंक ड्राइवर और कंडक्टर का मध्यस्थता का अंक भी बन सके। तो आज अगर हम कहें कि 4 और 6 आपस में शत्रु हैं या मित्र हैं, ये तो हम नहीं जानते।
लेकिन कहां से लाएंगे इनके शत्रु अंक? शत्रु अंक के लिए मित्र अंक, जो 4 और 6 दोनों का मित्र होगा, ताकि बस हमारी जो जीवन की यात्रा है वो समुचित चल सके। इसके लिए यदि मोबाइल अंक हम लेते हैं तो मोबाइल बदला भी जा सकता है, और ये तभी एक्टिव होते हैं जब उनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा सिम भी हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में मोबाइल अंक उतना प्रभावी नहीं। आपके लिए प्रभावी होता है नामांक। नामांक हम नहीं बनाते, लेकिन बनता है हमारे जन्म के बाद, और ये बनाते हैं धरती के ईश्वर, यानी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी। और ऐसे अंक यदि हमें मिल जाते हैं जो मूलांक और भाग्यांक का मित्र हो, तो फिर बल्ले बल्ले। और अगर यह होती है कि वह कट मित्र नहीं हो, फिर तो लाइफ की समस्या बनी रहती है। इसलिए उन अंकों को पहचानना जरूरी है और मित्र अंक को लाना जरूरी। तो नामांक में आप जब भी हमने नामांक का नाम लिया, आप आश्चर्यचकित भी होंगे, मन में बहुत तरह की बातें चल रही होंगी। नाम में तो अक्षर हुआ करते हैं, अंक कहां से आ गया? कहीं मेरे बारे में आप यह भी आकलन कर सकते हैं, कहीं त्रुटि तो नहीं? जी नहीं, त्रुटि नहीं। हर अल्फाबेट्स का अंकीय मूल्य होता है। इसलिए जिस किस जो भी नाम हो, हमने एक बिंद नाम लिया है, बिंद तिवारी ये नाम है पूरा, लेकिन हम शॉर्ट में ही रखें सीखने की वजह से। बिंद नाम है, बिंद तिवारी यदि पूरा करते हैं तो वह अंक 4 मिलता है। तो इस प्रकार बिंद से हम 7 अंक को लेकर आगे बढ़ेंगे सीखने के उद्देश्य से। लेकिन आप देखें कि जो नाम सूत्र पहले जाने, ड्राइवर और कंडक्टर का पहला अंक जो नाम का होगा वह शत्रु अंक नहीं। और जो ड्राइवर और ये नामांक जो है, नामांक का पहला अक्षर ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक। दूसरा, ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक नाम का अंक जो आता है कुल अंक को जोड़कर, वह नहीं। जीवन में हम कोई भी अंक लाएं, वह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक ना हो। तो पूरा अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर और कंडक्टर के इर्द गिर्द घूमता है। तो अब आप ये देखें कि जातक का जन्म मूलांक जो मूलांक है वह 4 है, भाग्यांक 6। नामांक इनका, नाम का पहला अक्षर 6 दे रहा है। भाग्य का, नाम का नामांक जो बनता है इनका 7 बनता है। यह केवल सीखने के उद्देश्य से आप अपना जन्म तिथि निकालकर खुद आकलन कर सकते। तो आपके समझ सूची है शत्रु अंकों की। 1 का 8, 2 का 4, 6, 8, 9, 3 का 6, 4 का 8, 9, 4, 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3, 9, 7 का 7, 9, 3, 8 का 1, 2, 9, 4, 8, 9 का 6, 4, 2, 8। अब आप देखें यदि, तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने ही अंकों के शत्रु हैं, यानी वह अंक दोबारा नहीं आने चाहिए। जैसे 4, 8, 9, 4, 2 इनके शत्रु अंक, 4 खुद है। 7, 7 के शत्रु 7, 9, 3। 8 के शत्रु 1, 2, 9, 4, 8। और 9 के शत्रु 6, 6, 4, 2, 8, 9 है, इसमें 9। तो ये 4 अंक ऐसे हुए जो खुद के शत्रु। अब क्यों शत्रु है, ये अगर समझना चाहते हैं, थोड़ा समय लेंगे कि आप ये देखिए कि 4 अंक बताता क्या है। 4 अंक के स्वामी राहु होते हैं, जो इल्यूजन के कारक होते हैं। आदमी भ्रम में ज्यादा रहता है, और ऐसा व्यक्ति जो भ्रम में हो और उसे भ्रमित करने वाला व्यक्ति फिर दोबारा आ जाए दूसरा, तो उसे पसंद नहीं करेगा। दूसरा,
यह भ्रमित जो चार का होता है दूसरे को भ्रमित भी करता है, झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने वाले को आदमी जो मित्र चाहिए वो सच्चे सच बोलने वाला चाहिए। इसलिए 8 9 4 2, चार खुद सत्य। 7 अंक का क्वालिटी क्या है? यह स्पिरिचुअल होता है। साधु सन्यासी या ऐसे व्यक्ति जिसको भविष्य की घटनाओं को जानने का पूर्वाभास हो, तो ऐसा व्यक्ति एक म्यान को दो तलवार नहीं चाहता। इसलिए जब आप देखेंगे व्यक्तिगत लाइफ में साधु सन्यासियों का आपस में भी जो अधिकारी हैं उनमें आपस में वैचारिक मतभेद होता है। तो दोनों एक दूसरे के कटु। 8 अंक अधीनस्थ कर्मचारियों से है, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से है, वर्कर से है, नौकर चाकर से है, और न्यायाधीश न्यायालय। न्यायालय में आप देखें एक जजमेंट दूसरा न्यायाधीश, एक एक न्यायाधीश का दूसरा न्यायाधीश जजमेंट काटते हैं, बदलते हैं। इसलिए या वर्कर वर्कर से आपस में, नौकर नौकर से आपस में कटता रहे। इसलिए 8 अंक का दुश्मन 8 और 9 सेनापति। एक सेनापति दूसरे सेनापति के लिए, या उस एक सेनापति जो है उसके लिए सभी सेनापति शत्रु ही होते। इसलिए 9 9 अंक। खून भी आप देखेंगे कि जल्दी एक दूसरे से नहीं। इसलिए ये सभी चीजें जो अपने शत्रु अंक है उसको पहचानने से आपके लिए बेहतर है। और यह आप अपने नाम का भी करेक्शन कर सकते हैं घर बैठे। और साथ में साथ नवजात शिशु का ऐसा नामकरण करें जो कि उसके लिए सुखकारी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको थोड़ा सा इनपुट और देते हैं कि पर्सनल ईयर कैसे निकालें। यह काफी उपयोगी है क्योंकि यहां तक तो हमने आकलन कर लिया यह वर्ष कैसा रहेगा। यह जानने के लिए केवल जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को उसमें डाल देते। जैसे यह जन्म तिथि 22/11/1989 है, 1989 हमने निकाला 2025 ईस्वी। और यदि वह मूलांक और भाग्यांक का वितरंक निकला तो बल्ले बल्ले, शत्रु अंक निकला तो बड़े परेशान। साथ ही साथ जो रनिंग एज है वह भी देखते हैं और उसका तालमेल हम मूलांक भाग्यांक और ये जो भाग्यांक निकाला नया साल वर्ष देकर इससे तालमेल कर। यदि यह शुभ है तो फिर शुभ समय रहेंगे पूरे साल। यदि अशुभ थोड़ी सी अशुभता है तो खट्टा मीठा होते रहेगा। और काफी अशुभ है दोनों आपस में। उदाहरण के स्वरूप मूलांक में हमारा 1 बनता है लेकिन यहाँ आज का वर्षांक 8 बनता है, फिर कटुता तो रहेगी। तो इन ये हम केवल वर्षफल जानने के लिए करते। तो चलिए आज का प्रस्तुति अंतिम दूसरे पड़ाव पर आया। आज का अंक विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों के जन्मे जातक के लिए क्या संकेत दिख रहा है। तो आज का मूलांक 4 बनता है, भाग्यांक 6 बनता है। 6 का संबंध विभिन्न मूलांक वाले व्यक्तियों से कैसा रहे, तब पूरी सूची को देखें। 6 का अंक के 2 अंक से तटस्थ है, यानी 2 11 20 29 को जन्मे जातक के लिए यह तटस्थता का काम करेगा। इनके लिए 3 सामान्य रहने की संभव। और 3 12 21 30 को जन्मे जातक जिनका मूलांक 3 बनता है, 3 और 6 आपस में शत्रु होते, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। 16 स्टार भी मिल रहे हैं। 3 12 21 30 को जन्मे जातक के लिए आज का दिन ज्यादा सावधान पूछता है। 9 18 27 को जन्मे जातक के लिए भी 6 अंक शत्रु अंक होते हैं लेकिन 3 स्टार मिल रहे हैं। इसलिए यह कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है, कुछ वाद विवाद में समस्या खड़ा कर सकता है। क्योंकि 6 अंक भोग विलास का अंक है, आमदनी का अंक है, इसलिए कंफर्ट का अंक। और 9 एनर्जी का अंक, हालांकि 9 और 6 आपस में तटस्थ होते हैं
लेकिन 6 और 9 आपस में सब। इसलिए क्योंकि 9 अंक सैनिक को दिखाता है, 9 अंक पुलिस को भी दिखाता है, और ये 6 अंक इनसे डरते हैं। इसलिए ये सावधानी जरूरी है 9 अंक वाले की जातक के लिए। 9, 18, 27 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, ये सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ शेष अंक वाले सभी मित्र अंक हैं। 1, 10, 19, 28, 4, 13, 22, 31, 5, 14, 23, 6, 15, 24, 7, 16, 25, 8, 17, 26 तारीख, इन सभी तिथियों को जन्म जातक के लिए दिन उत्तम होने। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्ताव पर अंतिम प्रस्तुत भाग पर आ गए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके, आप उसे लाभ। और अंत में आग्रह है, साझा करें प्रस्तुति को जरूर अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के साथ, ताकि और चर्चा भी करें ताकि उनका भी ज्ञान चक्षु खुले, इस प्रस्तुति से वे लाभ उठा सके और अपने लिए यह प्रस्तुति उनके लिए भी कल्याणकारी। इन्हीं शब्दों के साथ शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान और श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।